नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जहां अरबों डॉलर की चमक है, ऊंची इमारतें हैं जी। और भविष्य बदलने वाली तकनीक भी। लेकिन इसके पीछे शायद साजिशें और खतरे छिपे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमें जैकब केयर के कॉर्पोरेट थ्रिलर डेड मनी का एक सारांश मिला है और आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। अच्छा। माहौल है सिलिकॉन वैली का, टेक स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं और कहानी के बिल्कुल केंद्र में एक कत्ल। सारांश एक बुनियादी लेकिन बहुत ही तनावपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? कि तब क्या होता है जब एक तेजी से बढ़ते टेक स्टार्टअप के सीईओ का कत्ल हो जाता है। अच्छा। और उस एक घटना से निवेशकों के अरबों डॉलर एक झटके में फंस जाते हैं। और ये सेटिंग सिलिकॉन वैली, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है ना, ये कहानी के तनाव को कई गुना बढ़ा देती है। सही कहा। यह कॉर्पोरेट थ्रिलर वाली बात एकदम सही बैठती है। ये वो जगह है जहां दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा, सबसे तेज दिमाग और शायद सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं। बिल्कुल। जैसा सारांश बताता है, दांव सिर्फ ऊंचे नहीं है, वो व्यक्तिगत और वित्तीय तौर पर विनाशकारी हो सकते हैं। हाँ, एक सीईओ की मौत सिर्फ एक जान जाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी कंपनी, उसके सैकड़ों कर्मचारी और अरबों डॉलर का निवेश, जी, सबके भविष्य पर सवाल। जी। ये माहौल शुरू से ही एक दबाव और एक तत्कालिकता, एक अर्जेंसी पैदा करता है जो कहानी को आगे ले जाता है। तो चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। जैसा कि सारांश हमें बताता है, हाँ। कहानी शुरू होती है स्टार्टअप जर्नी के सीईओ ट्रेवर कैनन के कत्ल से। जी। युवा, सफल, जी। उसे देर रात उसके अपने ही आलीशान ऑफिस में मरा हुआ पाया जाता है। और यहीं से मामला उलझना शुरू होता है। हाँ। अब यहाँ कहानी में एक कानूनी पेच आता है जो इसे एक आम मर्डर मिस्ट्री से कहीं ज्यादा पेचीदा बना देता है। वो क्या है? वो है कंपनी के निवेश समझौतों में शामिल एक शर्त, जिसे डेड मनी क्लॉज कहा गया है। हाँ, और ये डेड मनी क्लॉज, ये सिर्फ एक कानूनी बारीकी नहीं, ये तो जैसे कहानी का इंजन बन जाता है। बिल्कुल। सारांश के हिसाब से इस क्लॉज का सीधा मतलब है कि अगर सीईओ की मौत अप्राकृतिक कारणों से हुई है, जैसे कत्ल, तो जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, मतलब कातिल पकड़ा नहीं जाता या जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, तब तक निवेशकों का सारा पैसा, अरबों डॉलर, पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज मतलब ना उसे निकाला जा सकता, ना कंपनी उसे इस्तेमाल कर सकती है। हाँ। बिल्कुल ठप। जरा सोचिए इस क्लॉज का असर, ये कितना भयानक दबाव बनाता होगा। हाँ, दोनों तरफ। एक तरफ कंपनी जिसे चलने के लिए पैसा चाहिए, जी। दूसरी तरफ वो निवेशक जिनके अरबों रुपए अटक गए हैं, जी। ये क्लॉज अचानक से हत्या की जांच को सिर्फ न्याय का मामला नहीं रहने देता। नहीं, ये एक वित्तीय जरूरत बन जाती है, वो भी तुरंत। हाँ, एकदम। ये लगभग ऐसा है जैसे घड़ी टिक टिक कर रही हो और हर गुजरते पल के साथ नुकसान बढ़ रहा हो। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये क्लॉज कैसे तुरंत समीकरण बदल देता है। कैसे? ये सिर्फ पैसे के रुक जाने की बात नहीं है, ये हर किसी को शक के दायरे में नहीं आता है। अच्छा। निवेशक चाहेंगे कि मामला जल्दी सुलझे, चाहे जैसे भी। कंपनी के बाकी अधिकारी चाहेंगे कि कंपनी बच जाए। हो सकता है कॉम्पिटिटर्स इस स्थिति का फायदा उठाना चाहें। ये क्लॉज पैसे की ताकत को एकदम नग्न रूप में दिखाता है। हाँ, कि कैसे वो न्याय की प्रक्रिया को भी अपनी रफ्तार से चलाने की कोशिश कर सकता है। सही कहा। ये सिर्फ पैसे का प्रभाव नहीं है, ये पैसे का न्याय पर कब्जा करने जैसा है। और ये सीधे जुड़ता है सारांश के उस थीम से, शक्ति, पैसा और तकनीक। बिल्कुल। क्या न्याय की मांग अब सच की खोज है या सिर्फ पैसों को अनलॉक करने का एक जरिया? ये सवाल कहानी के बिल्कुल केंद्र में आ जाता है। इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने और पैसों को छुड़ाने के लिए सारांश बताता है कि वेंचर कैपिटल फर्म, हाँ, जिनके पैसे फंसे हैं, वो एक बाहरी मदद लाती हैं, मैकेंजी क्लाइड। वो एक पूर्व वकील है जो अब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन चुकी है। अच्छा, वकील से जासूस। हाँ, और सारांश ये भी बताता है कि इस जांच में उसका साथ देने के लिए FBI एजेंट जेमिसन डैनर भी हैं। ठीक है। उनका मिशन एकदम साफ है, ट्रेवर कैनन का कातिल कौन है ये पता लगाना, ताकि वो डेड मनी क्लॉज हट सके और अरबों डॉलर फिर से चलन में आ सके। मैकेंजी का किरदार सिर्फ एक जांचकर्ता के तौर पर ही दिलचस्प नहीं लगता, सारांश में उसकी पृष्ठभूमि का भी जिक्र है। हाँ, कि उसने अपनी किशोरावस्था में काफी मुश्किलें झेली हैं, उपेक्षा, अन्याय। जी। ये जानना दिलचस्प है कि ये अतीत उसके काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित करता होगा। मतलब क्या ये अनुभव उसे इस हाईटेक हाई स्टेक दुनिया के झूठ और दिखावे को भेदने में मदद करते हैं? या शायद उससे ज्यादा कठोर,
थोड़ा सनकी बनाते हैं। हाँ, हो सकता है। ये उसके किरदार को एक गहराई देता है। वो सिर्फ एक नौकरी नहीं कर रही है, शायद उसके लिए ये न्याय की लड़ाई से भी ज्यादा कुछ हो। सारांश में जिस तरह उसकी पृष्ठभूमि का जिक्र है, वो इशारा करता है कि वो शायद सत्ता के खेल और मानवीय कमजोरियों को उन लोगों से बेहतर समझती हो जो हमेशा ऐशो आराम में रहे हैं। और सिलिकॉन वैली जैसी जगह बाहर से जितनी प्रगतिशील दिखती है, अंदर से अक्सर काफी पारंपरिक और पुरुष प्रधान हो सकती है। और यहीं पर वो महिला महत्वाकांक्षा और उसकी कीमत वाला विषय सामने आता है। हाँ, जिसका जिक्र सारांश के विषयों में भी है। एक महिला का इस तरह के हाई प्रोफाइल हाई प्रेशर केस का नेतृत्व करना, वो भी टेक और फाइनेंस की दुनिया में, जहां अक्सर पुरुषों का दबदबा रहता है। जी, ये अपने आप में कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। सारांश हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मैकेंजी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। क्या उसे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? क्या उसकी महत्वाकांक्षाओं को शक की निगाह से देखा जाता है? ये सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं रह जाती फिर। नहीं, ये उस माहौल पर भी एक टिप्पणी बन जाती है जिसमें वो काम कर रही है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और मैकेंजी अपनी जांच शुरू करती है। जी, लेकिन तभी एक और परत खुलती है और यहां से मामला और भी ज्यादा पेचीदा और खतरनाक हो जाता है। अच्छा, वो क्या? सारांश बताता है कि जांच के दौरान मैकेंजी को पता चलता है कि मारा गया सीईओ ट्रेवर कैनन हाँ, सबसे छुपाकर एक गुप्त बेहद उन्नत एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। एआई प्रोजेक्ट गुप्त? हाँ, इस प्रोजेक्ट का कोड नेम था M1। M1, एक गुप्त एआई प्रोजेक्ट, वो भी जॉनी जैसे सफल पब्लिक नजर में रहने वाले स्टार्टअप के अंदर। हाँ ये इन्फॉर्मेशन तो कहानी में भूचाल लाने जैसी है। जी। इसके तुरंत कई मतलब निकलते हैं। जैसे? पहला, ये गुप्त क्यों था? क्या ये इतना खतरनाक या विवादास्पद था कि इसे छुपाना पड़ा? या फिर ये इतना मूल्यवान था कि ट्रेवर इसे सिर्फ अपने लिए रखना चाहता था? ये भी हो सकता है। दूसरा, इसका कंपनी के आधिकारिक लक्ष्यों से क्या लेना देना था? क्या बोर्ड या निवेशकों को इसके बारे में पता था? और तीसरा, शायद सबसे अहम, हाँ, इस गुप्त प्रोजेक्ट का ट्रेवर के कत्ल से क्या सीधा संबंध हो सकता है? बिल्कुल, ये सवाल मैकेंजी की जांच को एक नई दिशा देते होंगे। सारांश ये इशारा करता है कि MND प्रोजेक्ट सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट नहीं था, तो फिर? बल्कि ये हत्या के मकसद के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसा लगता है कि इस AI में इतनी क्षमता थी कि ये बहुत सारे लोगों के लिए या तो फायदेमंद या नुकसानदेह साबित हो सकता था। हाँ, किसी के लिए अरबों डॉलर का खजाना, किसी के लिए खतरा, और किसी के लिए सत्ता हासिल करने का हथियार। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि तकनीक यानी AI सिर्फ कहानी की पृष्ठभूमि नहीं रह जाती। हाँ, वो खुद एक किरदार बन जाती है। M1D का रहस्य इसे और भी शक्तिशाली बना देता है। क्या ये AI भविष्यवाणी कर सकता था? या वित्तीय बाजारों को कंट्रोल कर सकता था? क्या इसका कोई मिलिट्री इस्तेमाल था? सारांश हमें ये सब नहीं बताता, लेकिन ये अटकलें जरूर पैदा करता है। और यहीं शक्ति, पैसा और तकनीक का गठजोड़ सबसे खतरनाक रूप लेता है। बिल्कुल, जब तकनीक इतनी शक्तिशाली हो और वो गुप्त हो, तो उसे पाने या नष्ट करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये AI अब सिर्फ कोड नहीं रहा। नहीं, ये लालच, डर और हत्या का केंद्र बन जाता है। तो अब तस्वीर थोड़ी और साफ होती जा रही है, लेकिन साथ ही और उलझती भी जा रही है। हाँ, हमारे पास एक CEO का कत्ल है, अरबों डॉलर दांव पर है। एक दृढ़ निश्चयी जांचकर्ता जिसके अपने अतीत के साए हैं। और अब एक रहस्यमयी शक्तिशाली AI प्रोजेक्ट जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन शायद कई लोग उसे हासिल करना चाहते हैं। ये साजिश की परतें वाकई गहरी होती जा रही हैं। शायद कुछ को MIND में भी दिलचस्पी हो। और कंपनी के अधिकारी? वो सिर्फ कंपनी बचाना नहीं चाहते होंगे, शायद वो ट्रेवर की जगह लेना चाहते हो या MIND पर कब्जा करना चाहते हो। और बाहरी ताकतें भी हो सकती हैं, कॉम्पिटिटर्स, सरकारी एजेंसियां। बिल्कुल, वो गुप्त AI प्रोजेक्ट कहानी के दायरे को बहुत बड़ा कर देता है। अब आते हैं कहानी के चरमोत्कर्ष पर, क्लाइमैक्स पर। जी, सारांश बताता है कि कहानी का क्लाइमैक्स अप्रत्याशित रूप से एक भव्य संगीत समारोह के दौरान होता है। संगीत समारोह? अच्छा। इसी अफरा तफरी और ग्लैमर के बीच मैकेंजी को कातिल और पूरी साजिश का सामना करना पड़ता है। सारांश में कंपनी की CEO एलेनोर ईडन का भी जिक्र है, जो इस क्लाइमैक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। हालांकि सारांश कातिल का नाम नहीं बताता, पर यह साफ करता है कि हत्या किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि सत्ता, धोखे और महत्वाकांक्षा के एक जटिल जाल का नतीजा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो क्लाइमैक्स के लिए एक संगीत समारोह का चुनाव
ये काफी दिलचस्प है। हाँ है तो। ये कॉर्पोरेट दफ्तरों की ठंडी नपी तुली दुनिया से एकदम विपरीत है। ये कंट्रास्ट शायद जानबूझकर पैदा किया गया है। हो सकता है। एक तरफ सिलिकॉन वैली का बौद्धिक और तकनीकी ग्लैमर, दूसरी तरफ संगीत समारोह के दिखावटी और भावनात्मक दुनिया। लेकिन दोनों ही जगहों पर सतह के नीचे अंधेरा छिपा है। हाँ, ये शायद इस बात पर जोर देता है कि खतरा और धोखा कहीं भी किसी भी रूप में मौजूद हो सकता है, चाहे बाहरी आवरण कितना भी चमकदार क्यों ना हो। बिल्कुल। हाँ, ये कंट्रास्ट इस विचार को पुष्ट कहता है कि बाहरी चमक दमक अक्सर अंदरूनी खोखलेपन या भ्रष्टाचार को छुपाने का एक तरीका हो सकती है। सही। सिलिकॉन वैली की दुनिया जो इनोवेशन और प्रगति का प्रतीक मानी जाती है, बढ़ा देता है जिसके पीछे असली ड्रामा चल रहा है। बिल्कुल। और चरमोत्कर्ष का एक पब्लिक भीड़ भाड़ वाली जगह पर होना, जैसे संगीत समारोह। हाँ, ये भी दिखाता है कि कैसे निजी गुनाह और साजिशें आखिरकार सार्वजनिक हो ही जाती हैं, चाहे उन्हें कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए। पर्दा आखिरकार गिरता ही है और सच सामने आता है, अक्सर सबसे अप्रत्याशित क्षणों में। और एलेनोर एडन जैसे हाई प्रोफाइल अधिकारी का इसमें शामिल होना जी, ये भी दिखाता है कि इस दुनिया में शिखर पर बैठे लोग भी गिरने के कितने करीब हो सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और सारांश में उजागर किए गए मुख्य विषयों पर फिर से नजर डालें, हाँ, थीम्स पर, तो वो काफी स्पष्ट और आपस में जुड़े हुए लगते हैं। पहला और शायद सबसे प्रमुख, शक्ति, पैसा और तकनीक का खतरनाक मिश्रण। खासकर सिलिकॉन वैली जैसे माहौल में जहां ये तीनों चीजें चरम पर होती हैं। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है नैतिकता और सफलता के बीच का वो शाश्वत संघर्ष। हाँ, ये तो हमेशा रहता है। सारांश हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब दांव पर अरबों डॉलर हो, अभूतपूर्व शक्ति हो, दुनिया बदलने वाली तकनीक हो, तो क्या सही और गलत की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं? क्या सफलता पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाना जायज हो जाता है? M1ND प्रोजेक्ट और डेड मनी क्लॉज दोनों ही इस संघर्ष को दिखाते हैं। तीसरा विषय जिसे हमने मैकेंजी क्लाइड के किरदार के जरिए छुआ, जी, वो है महिला महत्वाकांक्षा और उसकी कीमत। हाँ, एक ऐसे क्षेत्र में जहां पुरुषों का वर्चस्व है, एक महिला का आगे बढ़ना, नेतृत्व करना, सफल होना किन चुनौतियों और समझौतों के साथ आता है, ये कहानी इस पर भी रोशनी डालती होगी, जैसा सारांश इशारा करता है। और चौथा, जाहिर है, रहस्य और साजिश की परतें। हाँ, लेयर्स। हाँ, हत्या सिर्फ सतह पर दिखने वाली घटना है, उसके नीचे कॉर्पोरेट जासूसी, गुप्त तकनीकी परियोजनाएं, व्यक्तिगत रंजिशें और सत्ता का एक जटिल खेल छिपा हुआ है। M1ND का रहस्य इस साजिश को और गहरा बनाता है। ये सिर्फ किसने किया का सवाल नहीं है, नहीं, ये क्यों किया और आगे क्या होगा का भी सवाल है। ये सभी विषय मिलकर डेड मनी को, जैसा कि सारांश से पता चलता है, सिर्फ एक तेज रफ्तार मर्डर मिस्ट्री से कहीं ज्यादा बनाते हैं। हाँ, ये समकालीन टेक जगत, उसकी कार्यशैली और उसके अंदर काम करने वाले लोगों की प्रेरणाओं और दबावों पर एक तीखी टिप्पणी भी लगती है। निश्चित रूप से। यहाँ ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि थ्रिलर फॉर्मेट का इस्तेमाल कैसे किया गया है। ऐसा लगता है कि लेखक ने इसे सिर्फ पाठकों को बांधे रखने के लिए नहीं चुना, बल्कि इस फॉर्मेट के जरिए वो आधुनिक टेक उद्योग की संस्कृति की, मतलब एक आलोचनात्मक जांच कर रहा है। उसकी अथाह संपत्ति, उसकी अपार शक्ति, लेकिन साथ ही उसके संभावित नैतिक अंधकार की भी। ये कहानी शायद पूछती है, असीम महत्वाकांक्षा की मानवीय कीमत क्या है? और क्या हम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं, खासकर जब तकनीक हमें भगवान जैसी शक्तियां देने का वादा करती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है। तो कुल मिलाकर हमें मिले सारांश के आधार पर डेड मनी एक ऐसी कहानी लगती है जो पाठक को अपनी सीट से बांधे रखेगी। हाँ बिल्कुल, ये एक तेज रफ्तार कॉर्पोरेट थ्रिलर है जो सिलिकॉन वैली की चमकदार सतह के नीचे छिपे अंधेरे को उजागर करती है। इसमें ऊंचे दांव हैं, सत्ता का नग्न खेल है, अप्रत्याशित मोड़ है। और जैसा हमने चर्चा की, ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि तकनीक, पैसे और मानवीय प्रकृति के जटिल और अक्सर खतरनाक रिश्ते पर एक विचारोत्तेजक नजर भी है। और यहीं पर मैं आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा जो सीधे सारांश से ही उपजता है। जरूर। सारांश में उस गुप्त AI प्रोजेक्ट M1ND का केंद्रीय महत्व बताया गया है जिसे ट्रेवर कैनन ने अकेले सबसे छुपाकर विकसित किया था। हम आज AI के विकास की विस्फोटक गति देख रहे हैं। हाँ, हर रोज कुछ नया आ रहा है। ऐसे में ये कहानी हमें एक काल्पनिक लेकिन संभावित परिदृश्य पर सोचने को मजबूर करती है। किस तरह का परिदृश्य?
जब M1ND जैसी शक्तिशाली तकनीक का विकास पूरी तरह से गुप्त रूप से होता है, अरबों डॉलर के भारी वित्तीय दबाव और अनियंत्रित व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के साये में, किसी भी पब्लिक जांच या नैतिक निगरानी के दायरे से बाहर, तो कौन सी अनदेखी नैतिक सीमाएं हैं जिनके टूटने का खतरा पैदा हो जाता है? ये कहानी हमें इसी सवाल के संभावित परिणामों की एक झलक दिखाती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य में ऐसी तकनीकों के विकास को कैसे साधा जाए।